बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सैलरी चल रहा है। इसमें सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें वेजेस क्या होते हैं, बेसिक सैलरी वगैरह को डिस्कस किया, अलाउंसेस को डिस्कस किया हमने। उसके बाद फिर हमने परक्विजिट्स को देखा था और उसके बाद हमने एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन स्कीम को देखा था। लास्ट वीडियो हमने ग्रेजुएटी पे की थी, ग्रेजुएटी को कंपेयर किया था। कंपैरिजन एक टेबल भी मैंने शेयर किया था आपसे ग्रेजुएटी का, प्रोविडेंट फ़ंड का, सुपर एन्यूएशन फ़ंड का, पेंशन का, और वो टैक्स कैसे होती है, कैसे कलेक्ट होती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कब उसको एग्जेम्प्ट करते हैं, कब उस पर टैक्स लगता है, वो चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम उसी को कवर करते हैं और हम अब देखेंगे रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फ़ंड क्या होते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि अगर मौका मिलता है तो मैं आपसे शेयर करूँगा सोशल सिक्योरिटी, यूओबीआई, प्रोफेशनल टैक्स को भी। प्लस ये कि मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उन जो जॉब भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मसलन जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी मिलती है, सेक्शन 149 में उनकी टैक्स डिडक्ट भी होता है, लेकिन इसके बाद वो कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो एक सेक्शन 153 है जिसके अंदर उनको सर्विसेज के अगेंस्ट डिडक्शन होती है। इसी तरह ये टीचर्स के साथ भी होता है, वो सैलरी भी उनको मिल रही होती है, कहीं पढ़ा रहे होते हैं, सेक्शन 149 में उनकी सैलरी डायरेक्ट भी हो जाती है सोर्स पे, लेकिन इसके अलावा अगर कहीं वो लेक्चर देते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो उनको सेक्शन 153 में होल्डिंग भी होती है उनकी। कोशिश होगी कि मैं उसे भी कवर करूं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड पार्ट 1 6 शेड्यूल में ये कवर होता है, और अगर इसको देखना चाहते हैं आप ज़्यादा डिटेल में तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 48 में है और सेक्शन 21 सब सेक्शन ई में मिलेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश ये की है कि इसमें कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स डाल दूं जो आपको समझना आसान हो जाए इसमें। बाकी आप जिसको मैंने जैसे पहले भी ऑफ़र की थी कि अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई बात करना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इसके साथ वो हमें कांटेक्ट अदरवाइज़ भी कर सकते हैं। तो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड ओवरव्यू अगर देखें इसका, तो ये क्या होता है और रिकग्निशन कैसे ग्रांट होती है। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड के लिए कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत होती है और वो उसको अप्रूव करता है अंडर रूल 2। रिकग्निशन कैन बी विड्रॉन, वो विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ग्रांट करता है वो अप्रूवल या विड्रॉ करता है अप्रूवल कमिश्नर, तो वो उस स्पेसिफिक डेट से इन्फोर्स हो जाते हैं। तो अगर लीगल लैंग्वेज में देखें, ऑर्डर ऑफ द रिकग्निशन और विड्रॉल come into effect on a specific date set by the commissioner। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई प्रोविडेंट फंड आप कहते हैं कि हाँ ये रिकग्नाइज्ड है, तो फिर आपके पास वो जो अप्रूवल हो कमिश्नर का वो मौजूद हो उस डेट से जब से आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये रिकग्नाइज्ड है। अदरवाइज़ वो रिकग्नाइज पार्ट कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह विड्रॉल के मामला भी है। अब जो कंडीशंस हैं इसकी रिकग्निशन की, मैंने जैसे पहले भी कहा कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर दोनों इसमें शामिल हैं, इसलिए दोनों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि इस केस में एम्प्लॉयर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। एम्प्लॉइज़ शुड बी इन पाकिस्तान और एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉयर बेस्ड इन पाकिस्तान, ये कंडीशंस हैं। और स्पेशल लॉ जैसे मैंने पहले कहा प्रिवेल करता है कॉमन लॉज के ऊपर, तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस में जो बात है वो सुपरसीड करेगी अदर लॉज को। तो जो लैंग्वेज है वो ये कि एम्प्लॉइज शुड बी इन पाकिस्तान और एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर बेस्ड इन पाकिस्तान। Exceptions for business not primarily in Pakistan but having less than 10% of employees outside। तो ये मैंडेटरी हो गया कि 90% या इससे ज़्यादा एम्प्लॉई पाकिस्तान में होने चाहिए अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड के लिए, और अगर कोई कंपनी बाहर भी है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ हो। दूसरा जिसमें इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि एम्प्लॉईज़ कंट्रीब्यूशन शुड बी अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनुअल सैलरी। इसमें ये एक टेक्निकल बात है कि एक सर्टेन पोर्शन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हो जाए और एम्प्लॉयर का भी इतना ही, क्योंकि इसमें दोनों को करना होता है। जो अगले पॉइंट में भी है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड्स एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन विद एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर कोई इसको वैसे बेनिफिट देना चाहे और सैलरी से बढ़ के इसमें कंट्रीब्यूशन दिखा और एम्प्लॉयर भी इतना कंट्रीब्यूशन करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। It has to be the portion of the annual salary of the employee, और जितनी एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम द फंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ एम्प्लॉइज मिसकंडक्ट
और वॉलंटरी लीव विद सर्टेन लिमिटेशंस। तो एम्प्लॉयर इस फंड को अंदर इसमें से पैसे नहीं ले सकता अनलेस कि वो एम्प्लॉई और फिर प्रूव होना चाहिए कि उसका मिसकंडक्ट प्रूवन हो और या वॉलंटरीली उसने वो दी हो। ये कंडीशंस दो उसमें दी हुई हैं। इसका जो पार्ट 2 कह लें कंडीशंस का, वो ये है कि फ़ंड कैसे मैनेज होगा। तो वो ट्रस्टीज़ बनाए जाएंगे, कुछ ऑफिशियल ट्रस्टीज़ होंगे, उसको भी डिफ़ाइन कर दिया गया है लॉ के अंदर। और ये जो फ़ंड कैसे यूज़ होगा, इसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट्स के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, कैपिटल गेंस के अंदर और स्पेसिफिक जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसमें, और एक्यूमुलेटेड जो बैलेंस होगा वो किस तरह ट्रीट होगा। तो इसका भी एक मेकैनिज़म इसमें दिया हुआ है लॉ के अंदर। मज़ीद ये लॉ में ये कहते हैं कि सम कंडीशंस अलाउ फॉर रिटेनिंग बैलेंस और ट्रांसफरिंग दैम इन केस ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये प्रोविज़न भी मौजूद है कि अगर कोई एम्प्लॉय चेंज कर कहीं और मूव कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, मगर वो कंडीशंस हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल है। तो हम कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो अभी यहाँ क्लियर हो जाए। अब ये प्रोविडेंट फंड टैक्स किस तरह होगा और इसमें डिडक्शंस वगैरह कैसी होंगी। तो इसमें लॉ ये कहता है कि पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन एंड क्रेडिट इंटरेस्ट एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट आर कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एंड आर टैक्सेबल। दूसरी बात ये कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस। और एक और ख़ास बात इसमें ये कि टैक्सेशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ टोटल इनकम। तो जब वो टोटल इनकम का पार्ट बनेगा जब टैक्स की प्रोविजंस उस पर इन्फोर्स्ड होंगे। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट द टैक्स ऑन द एक्यूमुलेटेड बैलेंस मस्ट बी डिडक्टेड एट सोर्स ट्रीटिंग इट एज अ सैलरी। आई होप कि ये कवर हो गई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके अंदर कुछ और टेक्निकल चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता, लेकिन बहरहाल मैंने डेटा शेयर किया है ताकि जो इंटरेस्टेड हैं वो उसको देख सकें। और मज़ीद फिर अगर उनके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो वो दे आर मोर देन वेलकम कि भाई वो पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और अदरवाइज़ भी हमसे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो बात है कि किस तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, तो ये कि व्हेन अ प्रोविडेंट फंड इज़ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड एन अकाउंट मस्ट बी मेड ऑफ द फंड up to the day before the recognition takes place, showing the balance to the credit of each employees and other relevant particulars। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा सा समझना ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक फ़ंड को कैसे फिर एम्प्लॉई के अकाउंट में मूव किया जाए। तो उसके लिए जो लॉ के अंदर प्रोविज़न है वो ये है कि दिस अकाउंट विल ऑल्सो शो द अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ बैलेंस दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर अकाउंट इन द रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। This amount, known as the transferred balance, will be shown as the employee's balance in the recognized provident fund on the date of recognition। दूसरी जो अहम बात हो सकती थी इसमें, उसको मैंने अगेन सबको जो बुलेट पॉइंट्स में लिखा है ताकि पॉइंटर्स होंगे तो आसानी से समझना आसान होगा। Any portions of the employee's balance in the existing fund that is not transferred to the recognized fund will be excluded from the account of the recognized fund and will be liable to income tax under the income tax ordinance। एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें ख़ास बात क्या है, तो द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विल कैलकुलेट द एग्रीगेट ऑफ ऑल सम्स comprised in the transferred balance that would have been liable to income tax if the provisions of Part 1 of 6th Schedule had been in force from the date of institution of the fund. This aggregate, if any, will be deemed to be income received by the employee in the income year in which the recognition of fund takes effect and will be included in the employee's total income। और जो रिमाइंडर है वो the remainder of the transferred balance will be disregarded for assessment purposes, but no other exemptions or relief will be granted in respect of any sum comprised in such transferred। मैंने जैसे पहले आपको कहा कि अच्छा एक और ख़ास बात ये कि जो प्रोविडेंट फंड है ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो इसको मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहरहाल मैंने वो पॉइंट्स यहाँ कैप्चर किए, बट उसको कॉम्प्लेक्स ना हो चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पे वैसे बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें जो पढ़ना है वो ये कि व्हेन एन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन सच फंड इज पेड द एक्यूमुलेटेड बैलेंस due to them, therefore they form any portion of such balance that represents their share in the amount to transfer to the trustees without addition of interest and exclusion of the employee's contribution and interest
thereon will be deemed to be an expenditure by the employer incurred in the income year in which the accumulated balance due to the employee is paid. तो इम्पॉर्टेंट बात थी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको यहाँ हाईलाइट किया है। इसको ज़रूर समझिए। अगेन अगर कोई सवाल है तो मैं इसको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। और जिसमें एक बात ख़ास ये है कि व्हेन देयर इज़ एन repugnance between any regulations of a recognized provident fund and any other provision of the Part 1(6) schedule or the rules made thereon, the regulations will, to the extent of the repugnance, be of no effect. The Commissioner of Income Tax may require that such repugnance be removed from the regulations of the fund. आसान अल्फाज में ये कि जो स्पेशल लॉ होता है वही प्रिवेल करता है, जैसे कि टैक्स के लिए ये ऑर्डिनेंस है। अगर कोई अपील करना चाहे कमिश्नर के एक डिसीजन के ऊपर तो वो कर सकता है, इसका ऑप्शन मौजूद है। और अगर इसको कंक्लूड करें तो ये कि द ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस इज इन न्यूली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स with a number of technical aspects. It is important for employer and employee to understand the relevant provisions of income tax ordinance and the rules made thereunder in order to ensure compliance with the law. I hope इसको आपने समझ लिया होगा, लेकिन मैं फिर कहूँ कि टॉपिक को इतना आसान नहीं है कि इसको 5-10 मिनट में समझाया जा सके। एक मैंने आपको जनरल व्यू दिया है, इसको मज़ीद फिर देख सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, टैक्सेशन इटसेल्फ इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर आप मैं देखता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि उनकी हर महीने डिडक्शंस हो रही होती है, सेक्शन 153 में भी हो रही होती है, सोशल सिक्योरिटी भी है, यूबीआई भी है, दोनों सेंसिटिव है, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। मेरी कोशिश होगी इसको भी मैं कवर करूं, लेकिन विद दिस आई कंक्लूड फॉर दी रिगार्डिंग द सैलरी। इसमें हमने जो जैसे शुरू में मैंने वीडियो के बताया आपको कि सैलरी की बेसिक्स को कवर कर लिया था, ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड भी कवर हो गया। इन एडिशन मैं बाकी चीज़ें भी बता दूंगा, बट इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सेक्शन 7E पर बात करेंगे। वो बड़ा हॉट टॉपिक है इस वक्त, और बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानीज़, उनका बहुत उसमें इंटरेस्ट है, बल्कि कंसर्न कहना लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 7E और उससे रिलेटेड दें। और फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो फेस कर रहे हैं इशूज़, उनको भी देखें, और वो पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं लेकिन उनकी इनकम बाहर से कहीं से आ रही है, तो उनकी टैक्स के मैटर्स को भी देखें। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।